भारत तेजी से आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में 14 करोड़ डॉलर बढ़कर 642.631 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि यह लगातार 5वां सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 6.39 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 642.49 अरब डॉलर हो गया था। अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है। यह भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास का भी संकेत है। आखिरी बार यह रिकॉर्ड सितंबर 2021 में बना था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इसे एक ग्लोबल कैटलिस्ट के रूप में देख रही है। अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सप्ताह के दौरान भारत में एफपीआई ने सबसे ज्यादा निवेश कैपिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, टेलीकॉम और रियल एस्टेट में काम किया है, जबकि आईटी सेक्टर में बिक्री की है। इससे पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2021 में सबसे ज्यादा था। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642.453 बिलियन डॉलर पर हो चुका था। लेकिन वैश्विक गतिविधियों के कारण उत्पन्न दबावों के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपए की गिरावट को थामने के लिए इस मुद्रा का भारी मात्रा में उपयोग किया था, जिससे मुद्रा भंडार में थोड़ी कमी आई थी। लेकिन इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से कोई देश किसी दूसरे देश के साथ कारोबार करता है। मसलन किसी देश से कच्चा तेल खरीदना तो ये खरीदारी डॉलर में होगी। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की मुद्रा और अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने पर इसका अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल असर होता है, लेकिन भारत का खजाना भरा हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो लगातार 5वें हफ्ता बढ़ा है विदेशी मुद्रा भंडार और रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है और जाहिर है इसके मायने साफ हैं। इसके मायने यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा है, पूरी दुनिया को भरोसा है और वो भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं और जोखिम उठाने के लिए, किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए भारत तैयार है। भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है जिससे वो कभी भी किसी भी ज़रूरत के वक्त ज़रूरत के सामानों को आयात कर सकता है। और इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में बाज़ार में और ज़्यादा तेज़ी आएगी, क्योंकि निवेशकों का भरोसा जितना ज़्यादा बढ़ेगा बाज़ार में तेज़ी आएगी और रोज़गार के भी ज़ाहिर मौके मिलेंगे। और ये सब कुछ पीएम मोदी के नेतृत्व में अगर ये रिकॉर्ड उछाल हुआ है, जाहिर है विपक्ष बार बार ये कहता रहा, बार बार आरोप लगाता रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर की स्थिति में पहुंच गई है, या फिर नोटबंदी जैसी या जीएसटी को लेकर तमाम आरोप लगाते रहे। लेकिन उन सब के बावजूद जीडीपी में भी उछाल और अब विदेशी मुद्रा भंडार में भी उछाल, और ये सारे संकेत स्पष्ट हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हुई है और मजबूती स्थिति आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में एक बड़ा मार्केट बनकर भारत उभरा है। वो मार्केट जो भरोसे लायक है, जहां पर निवेशक अपना पैसा लगाते हैं तो वो पैसा डूबता नहीं बल्कि उनको मुनाफा मिलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का ये संकेत है। और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार, रोहित जैन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अश्वनी राणा है, पूर्व बैंकर, फाउंडर वाइस ऑफ बैंकिंग, और डॉक्टर आशीष सरकार हैं, अर्थशास्त्री। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशीष ये समझना चाहूंगा, लगातार 5वें सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में ये रिकॉर्ड हाई, इसके मायने क्या और संकेत क्या? हाँ, इस समय मैं कोलकाता से आपसे जुड़ा हुआ हूं जी, और स्टूडियो से भी बाहर हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के ऊपर जितने भी देश हैं, जो लोग हमसे थोड़ा आगे भी हैं, हम लोग 5वें पायदान पे हैं, ऊपर के और नीचे के देश हम पर भरोसा करते हैं। हमारे देश के अंदर निवेश हो रहा है बहुत बड़ी तेजी से। और जो विदेशी मुद्रा तभी होता है जब कोई आके बाहर के देश हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था में निवेश करे। यानी पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन के उभरा है। आज वो बाजार नहीं है कि 1962 में हमें राइफल खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। आज वही भारत आज मिग से लेकर और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, शिप एक्सपोर्ट कर रहा है।
हम इस बात के लिए गर्व है कि हम इस देश में उस धरती पर पैदा हुए हैं जहां पर हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम पैसे वाले हैं, हम अमीर हैं। और किसी जमाने में एक वक्त ये था कि हम भीख का कटोरा लेकर दर दर भागते रहते थे। लेकिन इसलिए कि आज राजनीतिक तौर पे कहूं, हालांकि मैं अर्थव्यवस्था में आर्थिक व्यक्ति हूं, अर्थशास्त्री हूं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और मुमकिन करके दिखाया है मोदी ने। इस कड़ी अर्थव्यवस्था में चुनौती देते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मोदी चुन के आएंगे तो भारत तीसरी या दूसरे पायदान पर अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज सामरिक हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें भारत एक्सपोर्ट ना कर रहा हो। आज विदेश जाके लोग पढ़ने जाते थे, लेकिन आज इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट, यूरोप सब, और यहाँ तक कि चीन से लोग पढ़ने आ रहे हैं भारत के अंदर। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और आपने जैसा कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये रोहित जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, राजनीतिक तौर पर जरूरी है कि स्टेबिलिटी हो, एक सरकार स्टेबल हो और मजबूत लीडरशिप हो। जैसा कि आशीष सरकार ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, एक भरोसा इसलिए भी बढ़ा है, लेकिन ये भरोसा बढ़ने के पीछे और भी क्या फैक्टर्स रहे? डेफिनेटली ये तो होता ही है जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी। एंड मोदी जी जैसा लीडर हमारे देश को जो मिला है, इतनी निर्णायक ये सरकार है, जो इनकी पॉलिसीज हैं वो आप देखेंगे पिछले 10 साल से बिल्कुल स्टेबल पॉलिसीज चल रही हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को, जनता को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन जनता को, बाहर की जनता को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इंडियन पॉलिसीज आर वेरी वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल पॉलिसीज हैं। तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है किसी भी आदमी का इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इज बिकमिंग इतना स्ट्रांग होती जा रही है, और हमारी मार्केट इतनी स्ट्रांग हो गई है, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स आर बिकमिंग चीपर, इंपोर्ट सस्ता हो रहा है, हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, चाहे वो रशिया से खरीद रहे हैं, जहाँ से भी खरीद रहे हैं। इस सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट ये लोग जो ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया के सेल्फ इंटरेस्ट को सबसे पहले आगे रखना है। जैसे मेक इन इंडिया मुहिम है या इंडिया फर्स्ट, इस तरह की मुहिम का असर हुआ है। मेक इन इंडिया अब बाजार यहां चलकर आए, भारत में आए, हम आयात कम करेंगे, बाजार यहां आए। यस, मेक इन इंडिया ने तो पूरा हमारा एक तरीके से देश को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है पिछले 10 साल में, और जो मोदी जी का ये पूरा प्रयास है कि जो भी प्रोडक्शन हो, कि कोई भी बाहर की इन्वेस्टमेंट भी आए, तो पॉलिसी हैज टू बी हम रॉ मटेरियल परचेज करें एंड प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। ठीक है, हमारे साथ अब अखिल स्वामी भी अभी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अश्विनी राणा, पूर्व बैंकर भी हैं, और बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है। अश्विनी जी, बैंकिंग सेक्टर का कितना बड़ा योगदान, क्योंकि एक वक्त ये भी था कि बैंक में एनपीए की स्थिति ऐसी हो गई थी, एनपीए भी एक बड़ा रोल प्ले करता है अर्थव्यवस्था में। आज बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। भारतीय बैंकों में क्या विदेशी पैसा भी आ रहा है? देखिए, जहां तक आपने कहा कि बैंकों पर जनता का भरोसा निश्चित रूप से बढ़ा है। एक समय था जब ये गवर्नमेंट आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो बैंक जो है खतरे में थे, यानी एनपीए इतना बढ़ गया था फोन बैंकिंग के कारण कि उस समय 10 साल जो यूपीए गवर्नमेंट ने बैंकों को, जिसे कहना चाहिए, पूरा दुरुपयोग किया था और अंधाधुंध लोन बांटे थे। उन लोगों को जो लोन थे उनकी रिकवरी हुई, उसके ऊपर केसेस हुए, एनसीएलटी में डिसीजंस हुए, और आज एनपीए बैंकों में कम हुआ है, बैंकों का प्रॉफिट बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। उसके साथ साथ जो विषय आपका आज का है वो भी है कि जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो 304 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा निवेश था। आज ये डबल हुआ है 10 साल में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 304 से 642 आप जो कह रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार की नीति क्या कि जब हम पहले क्या था, इंडिया को लोग मार्केट समझते थे, यहाँ माल
बेचते थे, लेकिन अब सरकार की नीतियों के कारण परिवर्तन हुआ और अब जो है हम अगर दूसरे देश से व्यापार कर भी रहे हैं तो लोकल करेंसी में हो रहा है और उसका एग्रीमेंट सरकार कंट्री टू कंट्री कर रही है, तो उसके कारण भी हमारा जो निवेश है फॉरेन करेंसी है वो बचती है। और बहुत सारे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर ही देख ले, उसके अंदर भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता है। तो जो सरकार की नीतियां हैं देश के संदर्भ में, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 10 साल में उसने, उसके कारण से आज ये सारी चीजें संभव हो गया है। बैंक तो निश्चित रूप से बड़े हैं और आगे आने वाले दिनों में और बैंकों का विकास जिसे करना चाहिए, मतलब और जहां जहां कभी रह भी गई है तो वहां तक भी वो कमियां दूर होंगी। अब पीएम मोदी ने कहा भी कि हम पहले हमने 5 साल गड्ढे भरे और उसके बाद फिर हमने जमीन तैयार की और अब उड़ान की बारी है। आपने कहा विश्वास की बात, तो जाहिर है विश्वास बढ़ा है नीतियों के कारण, और यहाँ पर हमने एक्सपर्ट ही बिठाए हैं, कोई सियासी चेहरा नहीं है, इसीलिए भी क्योंकि यहाँ पर तर्क की बात हो रही है। दर्शक खुद तय कर लें कि एक्सपर्ट अगर कह रहे हैं कि भरोसा इसलिए बढ़ा है क्योंकि सरकार की नीतियां मजबूत हैं, लीडरशिप मजबूत है और इच्छा शक्ति मजबूत है, इसलिए तो देश के लिए एक अच्छी खबर। और उस अच्छी खबर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके मायने और इसके संकेत क्या हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल और इसका मतलब क्या है। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल स्वामी जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं होने के कारण आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात भी पूरी करें। और साथ ही मैं समझना चाहूंगा, राहुल गांधी के कुछ बयान्स भी आए थे, कुछ स्टेटमेंट्स थे कि भारत की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, मानते भी हैं, लेकिन पैसा कुछ ही हाथों में जा रहा है, बेरोजगारी बढ़, खासतौर बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी बढ़ रही है। कई मायनों पर तो आज से 2 साल पहले वो श्रीलंका से भारत की तुलना करने लगे थे। इस तरह के तर्क या इस तरह के आरोप को, और फिर हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूर्व वक्ताओं की बात सुनकर, विद्वान पूर्व वक्ताओं की बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक पूर्व वक्ता ने कहा कि 2014 के पहले हमको भारतवर्ष में कहने पे शर्म आती थी, अब हमको गर्व होने लगा है। 1952 में पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ भारतवर्ष पे मुझे हमेशा गर्व हुआ। 1962 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की जो मजबूत नींव रखी थी, जब देश आजाद हुआ, जब सुई भी यहाँ नहीं बनती थी, सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं का स्थापना उन्होंने की। एक गरीब देश को जो एक चीज का उत्पादन नहीं करता था, एक मजबूत आधार दिया। तो अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को भला बुरा हमें नहीं कहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा गया कि हमारे क्योंकि दाम कम हो गए हैं, हम सस्ती चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें जानना चाहिए बाहर से चीजें इंपोर्ट करने में केवल एक चीज का स्थान होता है, वो है रुपये वर्सेस डॉलर का कंपैरिजन प्राइस। आज के तारीख में रुपया जो है वो भरपूर गिरा है और इतना कमजोर हो गया है, 84 के लेवल पे है। 2014 में 62-63 के लेवल पे था। इतनी तेज गिरावट, इसका माने इंपोर्ट हमारे महंगे हो रहे हैं, एक्सपोर्ट में हमें कमजोर रुपए का फायदा होता है, उसको हमको फायदा नहीं हो रहा है। और एक चीज का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि असली इंडिकेटर होता है जीडीपी। मनमोहन सिंह के जमाने में जीडीपी जितनी थी, अब पिछले 10 साल में जीडीपी का एवरेज रेट उससे कम है, और जबकि हमारे जो लोन्स हैं वो 3 गुने बढ़ गए हैं। देखिए, मुद्रा भंडार आपका कितना हो गया, ये गर्व करने की बात उसी तरह की है। एक छात्र एग्जाम में फेल हो गया, जब उससे पूछा कि तुम फेल कैसे हो गए, उसने कहा सर फेल नहीं हो सकता, मेरे तो घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अरे लाइब्रेरी तुम्हारे पास कितनी है वो सवाल नहीं, पढ़े कितना वो सवाल है। सवाल यह है रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। अगर फॉरेन एक्सचेंज के इतने रिजर्व्स आपके पास है, आप कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल हुआ तो इस पर हम जश्न न मनाएं? नहीं, जस्ट बिल्कुल मत बनाइए। इसलिए मत बनाइए कि अगर आपका रुपया कमजोर हो रहा है तो ये जो सारे, ठीक है, आशीष सरकार जी इसका जवाब देंगे। फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी कह रहे हैं कि जश्न मनाने की बात नहीं है, रुपया कमजोर हो रहा है और ये एक तरह से विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों की बचपन से आदत निराशाजनक रहने की है, उनके विषय में बहुत ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। जब तक आशा और विश्वास मन में नहीं होता है, न तो देश की तरक्की होती है, न हमारे समाज की तरक्की होती है, न परिवार की तरक्की होती है। आज पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक हो रहा है। यूरोप, अमेरिका को छोड़िए, अरब देशों में भी हम जाके वहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं।
तो अब देश आगे बढ़ रहा है। रुपए में गिरावट, रुपए में गिरावट का सवाल वो उठा रहे हैं। इसे आर्थिक तौर पर तर्क से कैसे आप इसे समझाएंगे कि रुपए में गिरावट को अगर हम देखें या फिर विदेशी मुद्रा भंडार उछाल पर हम जश्न मनाएं? नहीं देखना चाहते। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक और शैक्षणिक और सैनिक क्षमताएं जो बढ़ रही हैं, सारा विश्व नतमस्तक है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ लोग तो ऐसे होने ही हैं जो कम से कम आंख बंद करके और अपना मुंह बालू के अंदर छुपा के रखते हैं। अखिल स्वामी जी, आप देखना नहीं चाहते हैं? से नहीं सुनता हूं। निराशाजनक भाव क्यों रखा हुआ है अखिल स्वामी जी? हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी हम खुश थे। निराशाजनक वो लोग हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के काल को अंधेरा काल बताते हैं। वो नेगेटिव लोग हैं, उनके अंदर पेसिमिज्म है। अटल जी को लपेट रहे हैं भैया, अपने नेताओं को है जो कि वहाँ अटल जी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो कहती है 2014 के बाद देश आजाद हुआ और भीख में मिला था जो हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए सुभाष चंद्र बोस से लड़ाई, तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? वो राजनीतिक उसको कहते हैं कि वो भीख में मिली थी। तो मेरे ख्याल से ऐसे आर्थिक विशेषज्ञों से समझने की आवश्यकता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने हैं तो रुपये को मजबूत करो ना, जिससे इंपोर्ट सस्ता हो। अरे फॉरेन एक्सचेंज मजबूत होने के लिए रुपए को मजबूत करने से आपको क्या फर्क पड़ने वाला? आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है ना। अरे वाह महाराज, हम 80 करोड़ लोगों को घर पे बैठ के खिला रहे हैं। क्रूड का जो इंपोर्ट हो रहा है, अगर रुपया मजबूत होगा तो सस्ता क्रूड मिलेगा। 100 रुपए के दाम का पेट्रोल हमें 70 रुपए का मिलेगा। गेहूं आयात करते थे, इसकी वजह से हम लोग बर्बाद हो शराब रहे हैं। निकालने के बाद में गेहूं आता था। आप सारी बातें भूल जाते हैं और आपको अपनी अरे यार तान क्यों सुनाई देश की देती है। बदनामी कर रहे हो यार? भारतवर्ष की बदनामी क्यों कर रहे हो आप? अरे बदनामी कौन कर रहा है? पढ़ाई कर रहे हैं आप। बदनामी अरे तो आप कर रहे हो। आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे 2014 के पहले देश जो था वो बढ़ोतरी आपको दोनों आंखें सुहा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया। मखमल के चादर पे लेट कर भी कह रहे हो कि चुभ रही है। अखिल स्वामी जी देखिए, अब पहले जिसने किया उसकी तारीफ हम करने बैठे तो लंबा वक्त हो जाएगा। सबने सब कुछ किया अपने कार्यकाल में, लेकिन आज अगर मोदी सरकार के कार्यकाल में अगर विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल आया है तो इसकी तारीफ करने में दिक्कत क्या होती है? अरे महाराज, अमेरिका आपका क्रिटिसाइज कर रहा है, आपने जो डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। अच्छा। आपको जर्मनी क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको यूएनओ के विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल हो रहा है तो जर्मनी जैसा चल रहा है यहाँ पर। नहीं, इतने भी निराशाजनक मत बनिए अखिल स्वामी जी। आप सारे विपक्षियों को जेल भेज रहे हैं। अखिल, अब नहीं, जेल भेजने वाले डिबेट नहीं हो रहा है। जेल भेज रहे हैं तो यहाँ न्यायपालिका भी है। अब इस पर अगर इस पर आइएगा तो फिर बताइए न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है आपको। अब जेल भेज रहे हैं तो क्या मोदी जी जेल भेज रहे हैं क्या? आपके पास सबूत है, विपक्ष के नेताओं के पास सबूत है। हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट से झटका मिल रहा है, बेल खारिज हो रहा है। ये तो स्थिति है आप लोगों की, हर चीज में निराशा भाव। खैर, अश्वनी राणा जी, मुझे लगता है कि आप बेहतर जवाब अखिल स्वामी जी को भी दे सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में यूपीए सरकार में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? बहुत जल्दी से सर। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि हमने यहाँ एक्सपर्ट उठाए हैं, तो ये एक्सपर्ट की डिबेट ना होकर पॉलिटिकल ज्यादा हो गई। तो वो स्वामी जी आर्थिक पक्ष रखने वाले हैं, तो वो आर्थिक पक्ष रखते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा था। बैंकों की हालत ये थी कि एनपीए जो है डबल डिजिट में पहुंच गया था। आज एनपीए 1%, 2%, 3% के लेवल पर है। उस समय सरकार का इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में था, आज कहाँ है? जीडीपी उस समय क्या थी, आज क्या है? तो और ये सिर्फ हमारे देश की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले कम नहीं है। अगर जो बाकी जो यूरोपियन कंट्री है या बाकी जो यूरो है उसके मुकाबले या चाइना के उसके मुकाबले देखेंगे तो हम बेहतर पोजीशन में है, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। मुझे लगता है ये आंकड़े अश्वनी राणा जी ने जो गिनाए हैं, राणा जी ने, वो आंकड़े सबको देखने चाहिए और आंकड़ों पर बात होनी चाहिए, ना कि हिट एंड रन जैसी स्थिति की। देखिए साहब, नेहरू जी ने ये किया, वो किया। ठीक है सर, सॉरी वक्त बहुत कम है इसलिए, लेकिन आपने बेहतर आंकड़े गिनाए हैं बहुत कम शब्दों में। राणा जी बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन तर्कों पर आइए सर, आंकड़ों पर आइए, एक ही चीज मत देखिए आप। और मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, आप लोग एक्सपर्ट के तौर पर यहां रख सकते थे अपने आंकड़े, लेकिन दर्शकों पर फैसला मैं छोड़ता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दर्शक तय करें कि बेहतर क्या है।
आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।